प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसका कोड है EL 301 में चैप्टर 5th का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 5th में ओसिलेटर्स आते हैं, तो आज ओसिलेटर के बारे में जानेंगे। ओसिलेटर किन क्राइटेरिया या शर्तों के अधीन काम करता है और कौन सा फीडबैक इसमें अप्लाई होता है। तो आज का टॉपिक है पॉजिटिव फीडबैक कंसेप्ट एंड ब्रॉक-हाइसेन क्राइटेरिया। जब हम किसी एम्पलीफायर की बात करते हैं तो दो प्रकार के फीडबैक उसमें दिए जा सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफिकेशन के पर्पज से यूज होता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेशन जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो इसलिए इस प्रकार का जो एम्पलीफायर होता है जिसमें पॉजिटिव फीडबैक दिया जाए तो वो ओसिलेटर कहलाता है और वो लगातार फ्रीक्वेंसी या ओसिलेशंस जनरेट करता है। इसकी जो परिभाषा है ओसिलेटर की वो हम इस प्रकार कह सकते हैं। इसकी जो परिभाषा दी गई है, ओसिलेटर किसे कहेंगे? ओसिलेटर एक ऐसी सर्किट है ओसिलेटर एक ऐसी सर्किट है जो एसी आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करता है बिना किसी इनपुट सिग्नल को प्राप्त किए। या दूसरी परिभाषा दें इसकी, तो ओसिलेटर एक ऐसा सर्किट है जो डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में बदलता है और एक इच्छित आवृत्ति पर यह सारी प्रोसेस होती है। तो ओसिलेटर एक आउटपुट सिग्नल एसी सिग्नल उत्पन्न करता है बिना इनपुट सिग्नल के, एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी लगातार उत्पन्न करता है। अब जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है वो या ओसिलेशन जो बनते हैं वो डैम्प्ड या अनडैम्प्ड ओसिलेशन के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहां पर ये जो सर्किट है, सॉरी फिगर है, इसमें इस फिगर में डैम्प्ड ओसिलेशन प्रदर्शित किए, यानी ओसिलेशन लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं, यानी कम होते जा रहे हैं। इस प्रकार का जो ओसिलेशन होता है डैम्प्ड ओसिलेशन कहते हैं या डिकेइंग ओसिलेशन करते हैं, ये गिरते ओसिलेशन। इनका आयाम लगातार घटता जाता है समय के साथ। और अगर हम अनडैम्प्ड ओसिलेशन की बात करें तो अनडैम्प्ड ओसिलेशन में जो ओसिलेशन या फ्रीक्वेंसीज बन रही है उसमें एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, आयाम फिक्स रहता है। तो ये सस्टेन्ड ओसिलेशन या अनडैम्प्ड ओसिलेशन कहलाते हैं। यही एक्चुअल में ओसिलेटर के ऊपर उत्पन्न किए जाते हैं। ये वाले ओसिलेशन ओसिलेटर पर उत्पन्न किए जाते हैं, जबकि ये लगातार ये डिकेइंग होने वाले ओसिलेशन उत्पन्न हो सकते हैं ओसिलेटर में, पर उसको पॉजिटिव फीडबैक को एडजस्ट करके इसको अनडैम्प्ड ओसिलेशन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ओसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक आउटपुट से कुछ हिस्सा या पार्ट लेके इनपुट पर भेजा जाता है ओसिलेटर के, जिससे सस्टेन्ड ओसिलेशन उत्पन्न होते रहें। ओसिलेशन के बारे में हमने अब जाना, अब हम जानते हैं ओसिलेटर के मुख्य पार्ट्स। ओसिलेटर के मुख्य पार्ट्स, इसमें 3 मुख्य पार्ट बताए गए हैं ओसिलेटर के। टैंक या ओसिलेटर सर्किट, एम्पलीफायर और फीडबैक सर्किट। इस चित्र में ये दर्शा रखा है, ये वाला जो पार्ट है ये टैंक सर्किट से जुड़ा हुआ है, एक्चुअल टैंक सर्किट है ये, और ये एम्पलीफायर है और नीचे फीडबैक सर्किट है जिसमें आउटपुट का कुछ हिस्सा
इन इस फीडबैक से पास करके, फीडबैक सर्किट से पास करके टैंक पर सर्किट में भेजा जाता है। टैंक सर्किट उसको आगे एम्पलीफायर पर भेज देता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे आउटपुट पे ओसिलेशन प्राप्त होते रहते हैं। टैंक सर्किट में एल या आर को कैपेसिटर के पैरेलल में जोड़ा जाता है, या तो एल आर सर्किट, एलसी सर्किट होगा या आरसी सर्किट होगा, जो कि इस चित्र में भी दर्शा रखा है। एल और सी का पैरेलल में कॉम्बिनेशन है जो टैंक सर्किट का निर्माण करता है। अतः इसकी फ्रीक्वेंसी का मान, अगर एलसी सर्किट है तो इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं, एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, या अगर आरसी सर्किट है टैंक सर्किट में तो ये सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं। एल की जगह आर रख दिया बस इस सूत्र के अंदर, यानी एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ आरसी होगा। इस प्रकार टैंक सर्किट को हम फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क या एफडीएन भी कहते हैं। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर आयाम को बढ़ाने के लिए काम लेते हैं, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर को ज्यादा एम्पलीफिकेशन करता है। यह बैटरी से डीसी पावर को प्राप्त करके उस एनर्जी को एसी में कन्वर्ट करता है और उसे उसका कुछ भाग टैंक सर्किट में भेजता है। टैंक सर्किट फिर वापस ओसिलेशन बनाकर एम्पलीफायर में भेजता है और एम्पलीफिकेशन हो पाता है। फीडबैक सर्किट, फीडबैक सर्किट जो है वो आउटपुट एनर्जी का एक हिस्सा टैंक सर्किट में भेजता है इन फेस, यानी ये पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव फीडबैक है इसलिए इन फेस होगा। अगर ये आउट ऑफ फेस होता तो ये नेगेटिव फीडबैक कहलाता, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है ऑसिलेटर में इसलिए इन फेस होता है, यानी आउटपुट जो हिस्सा जा रहा है फीडबैक का वो इनपुट के साथ फेस में होता है, यानी 0 डिग्री का एंगल होगा दोनों के बीच में फेस डिफरेंस, या 360 डिग्री का फेस डिफरेंस होगा इस प्रकार। ये इन फेस भेजने से लॉसेस जो होते हैं वो उसकी क्षतिपूर्ति करने में सहायक होता है और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन निरंतर आउटपुट पर प्राप्त होते रहते हैं। फीडबैक सर्किट एक पॉजिटिव फीडबैक उत्पन्न करता है तथा इसी कारण इसका नाम पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क भी कहते हैं, या पीएफएन नाम से भी जानते हैं फीडबैक सर्किट को। तो ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक ही अप्लाई होता है आउटपुट से इनपुट की ओर, जो टैंक सर्किट तक जाता है। ऑसिलेटर्स का जो वर्गीकरण है हम उसको अलग अलग प्रकार से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू वेवफॉर्म जनरेटेड, यानी वेवफॉर्म किस प्रकार की बनती है उसके अनुसार इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे साइन वेव है, साइन वेव हमेशा लगातार साइन वेव में रूप में प्राप्त होती रहती है। साइन वेव आपको पता है इस तरह तैयार होती है। तो ये लगातार उत्पन्न होती रहती है। तो इस प्रकार का साइनसॉइडल ऑसिलेटर साइन वेव जनरेट करता है। और नॉन साइनसॉइडल वेव फॉर्म होती है वो ट्रायंगुलर हो सकती है, जैसे मैं बना रहा हूं ये इस तरह। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो सकती है या स्क्वायर वेव हो सकती है।
तो नॉन स्टैटिक ऑसिलेटर या रिलेक्शन ऑसिलेटर नॉन साइन वेव जनरेट करते हैं, जैसे स्क्वायर, ट्रायंगुलर और स्विफ्ट वेवफॉर्म आदि उत्पन्न करते हैं नॉन स्टैटिक ऑसिलेटर्स। तो उनकी वेवफॉर्म देख के हम ऑसिलेटर का वर्गीकरण, उनका नामकरण कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका बताया वर्गीकरण करने का, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन फीडबैक ऑसिलेटर, यानी जो मैकेनिज्म इसमें यूज हो रही है उसके हिसाब से ऑसिलेटर का नाम सकते हैं। जैसे पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं ब्रॉक क्वेश्चन कैरेक्टर सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर में, और नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर भी होता है जिसमें एक एम्पलीफायर में, जो एम्पलीफाइंग डिवाइसेस में नेगेटिव रेजिस्टेंस किया जाता है, जिससे कि टैंक सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट है उसमें पॉजिटिव रेजिस्टेंस को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इसके बाद दो प्रकार से नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर और पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर का निर्माण इसमें क्या करना संभव है या वर्गीकरण करना संभव है। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी जनरेटेड, यानी फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होती है उसके आधार पे भी इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका बताया, अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी जनरेटेड, यानी फ्रीक्वेंसी जनरेटर के हिसाब से ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर या रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर या वीडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का नामकरण कर सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज तक आवृत्ति उत्पन्न करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर 20 किलो हर्ज से लेकर 30 मेगा हर्ज तक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, जबकि वीडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर 30 मेगा हर्ज से ऊपर की आवृत्ति उत्पन्न करता है। इसलिए इस प्रकार इनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर भी ऑसिलेटर का वर्गीकरण कर सकते हैं 3 प्रकार से। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एसोसिएट सर्किटरी, जो सर्किटरी उसके साथ लगी है उसके आधार पे भी ऑसिलेटर का नामकरण हो सकता है। जैसे एलसी सर्किट लगा हुआ टैंक सर्किट तो एलसी ऑसिलेटर हो जाएगा। ट्यूनिंग की ट्रांसफर लगा के तो वो ट्यून सर्किट ऑसिलेटर हो जाएगा। आरसी टैंक सर्किट है तो आरसी ऑसिलेटर हो जाएगा। क्रिस्टल लगा हुआ है टैंक सर्किट में तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का नामकरण हो जाएगा ऑसिलेटर का। ये वर्गीकरण था ऑसिलेटर का 4 प्रकार से, फ्रीक्वेंसी के आधार पे, सर्किटरी के आधार पे और मैकेनिज्म के आधार पे आदि। अब बात करते हैं जो ऑसिलेटर काम करता है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं जिसे हम कहते हैं ब्रॉक-क्वेश्चन क्राइटेरिया। एक सर्किट द्वारा अनडैम्प्ड ऑसिलेशन यानी लगातार स्थिर ऑसिलेशन या आवृत्ति उत्पन्न करने हेतु जो ऑसिलेटर में शर्तें होती हैं वो ब्रॉक-क्वेश्चन क्राइटेरिया कहलाती है, और वो 2 शर्तें हैं इसमें। पहली शर्त है कि ये पॉजिटिव फीडबैक इसमें होना चाहिए। दूसरा है लूप गेन हमेशा, यानी ए गेन और फीडबैक फैक्टर का जो गुणनफल है ए बीटा वो 1 के बराबर होना चाहिए और फेज शिफ्ट 0 डिग्री हो, यानी 0 डिग्री हो सकता है, फेज शिफ्ट 360 डिग्री हो सकता है या 2n पाई रूप में हो सकता है। यहाँ जहां पर n का मान 1 2 3 ऐसे होगा तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह फेज शिफ्ट आएगा, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई आदि। तो ये इसका फेज डिफरेंस होगा और लूप गेन हमेशा 1 होगा। तो ये जो 2 कंडीशंस हैं ये ब्रॉक-क्वेश्चन क्राइटेरिया कहलाती हैं। ए बीटा बराबर 1 एंगल 0 डिग्री के रूप में बताया गया है लूप गेन का मान, और इसको अगर हम इसको और खोलें तो और क्लैरिफाई करें तो ये हो जाता है असल में ए बीटा या लूप गेन का मान 1 प्लस जे या आयोटा बोलते हैं इसको, जे को डॉट 0। यहाँ 1 जो है वो सिग्नल के आयाम का निर्धारण करता है जो कि रियल पार्ट है इस इक्वेशन में, और 0 जो है वो
ओसिलेशन आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी का निर्धारण करता है, और इस इक्वेशन में ये इमेजिनरी काल्पनिक पार्ट है। तो एक वास्तविक पार्ट होता है, एक काल्पनिक पार्ट होता है इस प्रकार की इक्वेशन में। तो ये एक कॉम्प्लेक्स समीकरण है ए बीटा लूप गेन के लिए। तो 1+z या आयोटा डॉट जीरो के रूप में इसको ब्राग क्वेश्चन क्राइटेरिया को प्रदर्शित किया गया है। तो आपने फीडबैक का कंसेप्ट जाना। ऑसिलेटर के लिए ऑसिलेटर के पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं, लूप के में हमेशा 1 होनी चाहिए। फेज डिफरेंस जो आउटपुट का इनपुट की तरफ जाता है टैंक सर्किट पे कुछ हिस्सा, वो इन फेज होना चाहिए। और इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि ऑसिलेटर लगातार अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जनरेट करता है, और ये ऑसिलेशन लगातार आने के कारण इसका नाम, इस प्रकार के एम्पलीफायर या सर्किट का नाम पड़ जाता है ऑसिलेटर, जो ऑसिलेशंस लगातार उत्पन्न करता है। और ऑसिलेशन साइन वेव के रूप में, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में, स्क्वायर वेव में, पल्स ट्रेन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो उसी के अनुसार उन वेव फॉर्म की जो आकृति है उसी के आधार पे उनका नामकरण भी कर दिया जाता है, ऑसिलेटर का नामकरण। जैसे साइन वेव ऑसिलेटर, नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी आदि नाम रख दिए जाते हैं ऑसिलेटर के वर्गीकरण के लिए। और इस प्रकार हम ऑसिलेटर का वर्गीकरण कर पाते हैं। तो आज के लिए हम ऑसिलेटर का कंसेप्ट जाना और ब्रॉड क्वेश्चन क्राइटेरिया के बारे में बात की। ये आपके लिए लाभदायक होगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।